ठाकुर साहब के यहाँ मैं छोटी के बाद आई थी, लेकिन मंझली मैं ही कहलाई। ठाकुर साहब के पास 20 गांव की मालगुजारी थी। महल नुमा बड़ी हवेली के बीच में दालान और आगे ठाकुर साहब की बैठक थी। हवेली के दरवाजों पर 24 घंटे लठैत रहते थे और हाँ तो बड़ी ही ठाकुर साहब से सबसे करीब थी। जब ठाकुर साहब कहीं जाते तब वे घोड़े पर कोड़ा लिए बराबरी से चलती। उनमें दया धर्म नहीं था। पूरे गांव पर उनकी पकड़ थी। कहां से कितना पैसा आना है, किसके ऊपर कितना पैसा बकाया है, इसका पूरा हिसाब उनके पास था। ठाकुर साहब 65 साल के आसपास हो चले और बड़ी 60 के करीब थे। ठाकुर साहब को बस एक ही गम था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने पहले छोटी से शादी की थी और 5 साल बाद अब मुझसे छोटी को राजकाज से कोई मतलब नहीं था। दिन भर ऐसो आराम की जिंदगी गुजारना उसकी आदत थी। वह 40 के आसपास हो चली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी ठाकुर का गम कम नहीं हुआ। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इसलिए ठाकुर साहब ने मुझसे ब्याह रचाया था। मेरी उम्र यही कोई 20-22 साल के आसपास चल रही थी। मैं गरीब परिवार से थी। एक बार घुमरी गांव में जब ठाकुर साहब आए थे तब मैं बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रही थी। ठाकुर साहब ने मेरे इस काम की तारीफ की और वे मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और ना जाने क्यों उनके दिल में आया कि शायद मेरी वजह से उनके घर में औलाद की खुशियां आ जाएंगी। मेरी माँ तो इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिताजी की सोच थी कि इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ना इज्जत की बात है। खैर, बहुत शानो शौकत के साथ ठाकुर साहब ने मेरा ब्याह हुआ, जैसा कि दूसरी जगह होता है। सौतन आने पर पुरानी औरतें जलन करती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी ने ही मेरी नजर उतारी थी और छोटी मुझे ठाकुर साहब के कमरे तक ले गई थी। मेरे लिए शादी ब्याह की बातें एक सपने जैसी थीं, क्योंकि गरीब घर की लड़की की इज्जत से गांव में खेलने वाले तो बहुत थे, पर इज्जत देने वाले नहीं थे। इसलिए जब ठाकुर साहब के यहाँ से रिश्ते की बात आई तब मैंने ही नानुकर नहीं की। अब बड़ी और छोटी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आपसी तनातनी वाली कोई बात भी नहीं थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बड़ी ही ठाकुर साहब के साथ गांव-गांव जाती थी और वसूली करती थी। ऐसे ही एक बार वे रमभाड़ी गांव गईं। वहां सब किसानों ने तो अपने कर्ज का हिस्सा ठाकुर को भेंट कर दिया था, लेकिन सिर्फ रमुआ की ऐसा था जो खाली हाथ था। वह हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर जी, ओले गिरने से फसल बर्बाद हो गई। पिछले दिनों मेरे माँ बाप भी गुजर गए। अब इस साल आप कर्ज माफ कर दें तो अगले साल पूरा चुकता कर दूंगा। लेकिन बड़ी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने लठैत से कहा, बांध लो इसे, इसकी सजा हवेली में तय होगी। मैं जब ठाकुर साहब के यहाँ आई तब पहले पहल तो किसी बात पर अपनी सलाह नहीं दी थी, लेकिन ठाकुर साहब चाहते थे कि मैं भी इस हवेली से जुड़ूं और जिम्मेदारी उठाऊं। धीरे धीरे मैं हवेली में रच बस गई और वक्त जरूरत पर सलाह देने के साथ साथ हवेली के कामकाज में हिस्सा लेने लगी। रात हो चली थी, तभी हवेली में हलचल हुई। पता करने का पन्ने पर मालूम हुआ कि ठाकुर साहब आ गए हैं। बड़ी ने अपना कोड़ा हवा में लहराया। तब मुझे एहसास हुआ कि आज भी किसी पर जुल्म ढाया जाना है। अब मैं भी झरोके में आकर बैठ गई। रमुआ को रस्सियों से बांधकर आंगन में डाल दिया गया था। अब बड़ी ठाकुर साहब के इशारे का इंतजार कर रही थी कि उस पर कोड़े बरसाना शुरू करे। मैंने अपनी नौकरानी से उनको मारने की वजह पूछी, तब उसने बताया, मंझली ठकुराइन, यहाँ तो यह सब होता ही रहता है। अरे कोई बकाया पैसा दिया होगा। रमुआ थर थर काँप रहा था। तभी मैंने उस नौकरानी से ठाकुर साहब के पास खबर भिजवाई कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं झरोके के पास चली गई। तभी वहाँ ठाकुर साहब आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, ठाकुर साहब, यह रमुआ मुझे ईमानदार और मेहनती लगता है, इसलिए इसे यहीं पटक देते हैं। पड़ा रहेगा हवेली, खेती खलिहान के काम को करेगा ही, मजबूत लठैत भी है। ठाकुर साहब को मेरी सलाह पसंद आई, लेकिन दूसरों पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उन्होंने रमुआ को 10 कोड़ों की सजा देते हुए हवेली के पिछवाड़े की कोठरी में डलवा दिया। एक दिन मैंने नौकरानी से रमुआ को बुलवाया।
हवेली में कोई भी मर्द औरत से आमने सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए बात करने के लिए बीच में पर्दा डाला जाता था। रमुआ ने पर्दे के दूसरी तरफ आकर सिर झुकाकर कहा, मंजली ठकुराइन जी आदेश जी। झीने पर्दे में से मैंने रमुआ को एक निगाह देखा। लंबा कद, गठा हुआ बदन, सांवले रंग पर पसीने के बूंदें एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थीं। उसे देखते ही मेरे तन की उमंगें और मन की तरंगें उछाल मारने लगी। मैंने रमुआ पर रौब गाड़ते हुए कहा, तो तू है रमुआ, अब क्या हवेली में बैठे बैठे ही खाएगा? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, समझा? यह सुनकर रमुआ घबरा गया और बोला, आदेश मंजली ठकुराइन। मैंने कहा, इधर आ। यह जो ठाकुर जी की बैठक है उसके ऊपर मयान, पुराने मकानों में छत इन पर बनाई जाती थी। मैं हाथ से झलने वाला पंखा लगा है, उसकी डोरी निकल गई है, जरा उसे अच्छी तरह से बांध दे। मैं अब भी पर्दे के पीछे नौकरानी के साथ खड़ी थी। रमुआ बंदर की तरह दीवार पर चढ़कर मयान तक पहुंच गया और उसने पंखे की सभी डोरियां बांधी। इसके बाद बैठक को साफ कर अच्छी तरह जमा दिया। दोपहर को ठाकुर साहब ने बैठक का इंतजाम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इस बारे में नौकरानी से पूछा तब उसने मेरा नाम बताया। ठाकुर साहब की निगाह में मेरी इमेज अच्छी बनती जा रही थी। एक दिन मैंने ठाकुर साहब से कहा, इस रमुए को हवेली की हिफाजत के लिए रख लेते हैं और कहीं जाते समय मैं भी अपनी हिफाजत के लिए नौकरानी के साथ इसे भी रख लिया करूंगी। ठाकुर साहब ने मेरी बात मान ली और मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी रमुआ के हाथ सौंप दी। हवेली से कुछ ही दूरी पर खेत था। खेत में मकान बना हुआ था जिससे हवेली का कोई आदमी वहां आए तो उसे कोई परेशानी ना हो। एक दिन मैंने नौकरानी को बैलगाड़ी लगाने के लिए कहा। बैलगाड़ी के चारों डंडों पर चादर बांध दी गई थी जिससे बाहर के किसी मर्द की निगाहें हवेली की औरतों पर नहीं पड़े। चूंकि अभी वह 60 के पार हो चुकी थी इसलिए ये सब बंदिशें उन पर तो नहीं थी, छोटी पर कम मेरे ऊपर सबसे ज्यादा थीं। खैर, हवेली के दरवाजे से बैलगाड़ी तक दोनों तरफ पर्दे लगा दिए गए और उनमें पर्दों के बीच से होकर बैलगाड़ी में बैठ गईं। रमुआ बैलगाड़ी पर लाठी रखकर हाँकते लगा। खेत पर जाकर मैंने रमुआ को मेड़ बांधने और पानी की ढाल ठीक करने के लिए कहा। थोड़ी देर में काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर बरसने लगीं। रमुआ अभी भी खेत पर काम कर रहा था। नौकरानी को मैंने ऊपर के कमरे में भेज दिया और कहा, जब चले गए तब बुला लूंगी, और बाहर से कुंडी लगा दी। बरसात तेज हो गई थी और रमुआ छपरे में खड़ा होकर पानी से बच रहा था। मैंने रमुआ को अंदर आने के लिए कहा, तभी जोर से बिजली कड़की। ऐसा लगा कि वह मकान पर ही गिर रही है। मैंने डरते हुए रमुआ को जोर से जकड़ लिया। उस समय मैं रमुआ के लिए औरत और रमुआ मेरे लिए मर्द था। थोड़ी देर में बरसात थम गई। मेरा मन सुख से भर गया था। रमुआ मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैंने उसे फिर से खेत पर भेज दिया और ऊपर के कमरे में नौकरानी, जो अभी भी सो रही थी, को झिझक कर उठाते हुए कहा, क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? नौकरानी हड़बड़ा कर उठी और बैलगाड़ी लगवाई। वापस हवेली में आकर मैंने रमुआ को दालान में बुलवाया और बड़ी से कोड़े लेकर रमुआ पर एक ही सांस में 10-20 कोड़े बरसा दिए। मेरे इस बर्ताव की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठाकुर साहब और बड़ी खुश हो रहे थे कि मजली भी अब हवेली के रंग ढंग में रच बस रही है। और इधर रमुआ अब भी यह नहीं समझ पाया कि आखिर मंजली ठकुराइन ने उस पर क्यों कोड़े बरसाए। पहली बात तो यह कि रमुआ को मैंने एहसास दिलाया कि जो खेत पर हुआ उसके लिए उसे चुप रहना है, वरना दूसरी ठाकुर साहब और नौकरानी को यह एहसास दिलाना कि मुझे रमुआ से कोई लगाव नहीं है। तीसरी यह कि अगर हवेली में मेरे से बारिश होता है तो उसके हक के लिए मैं कोड़े भी बरसा सकती हूँ। इसके बाद मैंने ठाकुर साहब को रात मेरे कमरे में गुजारने की गुजारिश इतनी अदाओं के साथ की कि वो मना नहीं कर सके। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह औरत वाला तिरिया चरित्र मुझ में कहां से आ गया, जिसके बल पर मैं अपने इरादे पूरे कर रही थी। अगले दिन मैं पहले की तरह सामान्य थी। नौकरानी से रमुआ को बुलाकर हवेली की साफ सफाई कराई। वह अभी भी डरा और सहमा हुआ था। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आज ठाकुर साहब की खुशियों का पारावार नहीं था। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दावतों, कव्वाली और नाच गानों का दौर चल रहा था।
कब रात होती कब सुबह मालूम नहीं पड़ता। जो पैसा अब तक हवेली में तिजोरियों में पड़ा था, खुशियां मनाने में खर्च हो रहा था। जगह जगह लंगर चल रहे थे, दान धर्म चल रहा था। और हो भी क्यों नहीं, ठाकुर साहब का वारिस जो आ गया था, बड़ी और छोटी भी औरत थी और इतने दिनों तक हवेली को बारिश नहीं देने की वजह से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद वे यह समझ नहीं पा रही थी कि मजली ने यह कारनामा कैसे कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।